स्टूडेंट्स, हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है इस यूनिट का, जो लास्ट चैप्टर है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसा कि आप इस चैप्टर के टाइटल में ही समझ पा रहे हो कि हम लोग यहाँ पर किस बारे में बात करने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होंगे तो ही हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी ऑब्वियसली हेल्दी रहेगी। मतलब हम कितने अच्छे से कैरी करते हैं जो हमारा रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसको, तो क्योंकि हमारी जो आगे वाली जनरेशन है, पॉपुलेशन है, वो हमारी इसी हेल्थ पर डिपेंड करती है। अगर हम ही हेल्दी नहीं रहेंगे तो पॉपुलेशन कैसे हेल्दी रहेगी, ठीक है। तो हमारी ये सरकार काफ़ी प्रोग्राम्स भी चलाती है, बाकी देशों की भी चलाती होगी, पर फिलहाल तो हम अपनी कंट्री की बात करेंगे। जैसे कि अगर आप कहीं हॉस्पिटल्स में भी जाते हो, पीजीआई में भी अगर आप जाते हो तो आपको वो स्लोगन्स लिखे हुए मिल जाएंगे कि जो माँ है, माँ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। गवर्नमेंट वो भी देती है, आंगनबाड़ी वगैरह जो एक खुले हुए हैं, इसमें जो माएँ हैं उनके लिए भी राशन वगैरह आता है और वैक्सीनेशन होती है प्रॉपर। और अगर मेडिसिन्स की बात की जाए, जैसे कि सप्लीमेंट्स जो होते हैं आयरन, कैल्शियम वगैरह की, ये भी मिलते हैं। और बच्चे के लिए भी मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब जिनको हम लोग रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के अंडर काउंट करते हैं। गवर्नमेंट पैसे भी देती है अगर कोई प्रेग्नेंट होती है ना लेडी, तो उसको पैसे भी मिलते हैं कि भाई आप ये तो ठीक है आंगनबाड़ी दे रही है, लेकिन आप अपना खाना भी अच्छे से खाओ अपनी प्रेगनेंसी पीरियड में, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर प्रोवाइड करने के लिए। तो ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सेम कि अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो उसका बच्चा भी हेल्दी रहेगा, और जो बच्चे होते हैं वही हमारा जो भविष्य होते हैं। एक तरह से आपने सुना होगा कि अगर जो हमारी जो यंग जनरेशन है, जो हमारी प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है और रिप्रोडक्टिव स्टेज है, अगर वो हेल्दी रहेगी तो हमारा जो नेशन है वो हेल्दी में काउंट होगा, ठीक है। तो सबसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारी पॉपुलेशन पे। क्यों? देखो, पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा? अगर कहीं पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्या हो सकती है? बीमारियाँ ज़्यादा होंगी, क्योंकि जो ट्रांसमिशन है माइक्रोब्स का या डिसीज़ का वो इजी हो जाएगा। पॉपुलेशन ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है अगर कहीं पर, तो क्या है? रिसोर्सेज कम हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं लेकिन रिसोर्सेज कम हैं। अगर हम लोग हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स इतने नहीं हैं जितने मरीज़ हैं। आप देखते भी होंगे, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, भीड़ लगी हुई है ना, नंबर नहीं आ रहा है, 2-2 3-3 घंटे हो जाते हैं। ऐसा भी हो जाता है कि सुबह बैठे हुए बंदे को शाम हो जाती है, ठीक है। तो रिसोर्सेज कम है लेकिन लोग ज़्यादा हैं, और लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पर पॉवर्टी भी है, वहाँ पर भुखमरी भी है, वहाँ पर रिसोर्सेज की भी कमी है, वहाँ पर डिसीज़ भी ज़्यादा हैं। इसलिए सबसे पहला यही होता है कि भाई हम क्या करें, पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, ठीक है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल में अगर हम पहले की बात करें तो मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा थी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा थी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा थी। मैटरनल का मतलब जो माएँ होती थी ना, वो जन्म देते समय मर जाती थी। कई तो बच्चे को जन्म दे देती थी, खुद मर जाती थी, या फिर ऐसा भी होता था कि दोनों की मौत हो जाती थी, क्योंकि वही प्रॉपर केयर नहीं मिलती थी, ठीक है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी थी, क्योंकि वही पढ़े लिखे डॉक्टर से डिलीवरी नहीं हो पाती थी। वो आपने सुना भी होगा, दाइयों से डिलीवरी हो जाती थी। घरों में भी सुन भी रखा हो कि पहले तो ऐसे ही बच्चे हो जाते थे, ठीक है, ऐसे ही बच्चे हो तो जाते थे, लेकिन उस चीज़ में मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो प्रॉपर केयर या फिर लगा लो कि डिसइंफेक्शन नहीं होता था, मतलब ढंग से वो हाइजीन वगैरह सिस्टम नहीं रखते थे, ठीक है। तो आपने ये भी सुन रखा होगा कि पहले वो भी चला था, मे भी किसी ऑटो के पीछे लिखा हुआ भी देख लिया हो आप लोगों ने, हम दो हमारे दो, कि अगर हम दो हैं तो बच्चे भी हमें दो ही करने हैं। आजकल होता भी यही है कि बच्चे मोस्टली अगर करते हैं तो दो करते हैं, और आगे आने वाले टाइम में तो ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ एक करेंगे, कि नहीं भाई लड़की हो या लड़का हो कि अपने को एक ही करना है, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, रिसोर्सेज कम है। अगर हम लोग इंडिविजुअली भी सोचें तो इंडिविजुअली भी हमारे पास जो इनकम सोर्सेज हैं वो इतने नहीं हैं, जबकि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर हमारे बच्चे ज़्यादा होंगे तो हमारे एक्सपेंसेस और भी ज़्यादा होंगे, जो हमारी अर्निंग है नहीं उतनी। तो सबसे पहला जो अगर हमें
एक अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाहिए तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम बर्थ कंट्रोल करें, ठीक है। एक और चीज़ आप लोगों ने वो भी देखा होगा ना कि जब कभी बेबी हो जाता है तो हमेशा ही कहते हैं कि 3 साल का गैप होना चाहिए दूसरे बेबी में। मोस्टली ऐसा बोलते हैं डॉक्टर कि भाई अगर आप चाहते हो कि आप हेल्दी रहो, आपका बेबी हेल्दी रहे, तो आप अगर खुद हेल्दी नहीं रहोगे, हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं होगी फिज़िकली, तो हम कैसे किसी दूसरी लाइफ को आ सकते हैं। आ तो जाती है लेकिन फिर हमारी बॉडी में भी कई डेफिशिएंसीज हो जाती है, ठीक है। इसलिए 3 साल का गैप बताते हैं मोस्टली डॉक्टर, इसीलिए बताते हैं कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का वो यही रहेगा कि भाई हम क्या जो चीज़ें हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल बनी रहे, ठीक है। पहले तो होते रहते थे 8-8, 10-10। मैं अगर अपनी दादी की बात करूँ तो मेरे पापा और 5 भाई और 3 बुआ जी मेरी हैं, तो 8 बच्चे थे मेरी दादी के। लेकिन हम बात करें तो हम 3 हैं, और अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम शायद सिर्फ 2 ही करें या फिर 1 ही, फ़िलहाल तो 1 ही है, ठीक है। तो इस तरह से पॉपुलेशन धीरे धीरे कंट्रोल वाला सिस्टम होता जा रहा है। तो क्या मेथड्स हो सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, हम इस चैप्टर में बात करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जहाँ पर हम नेचुरल मेथड्स की बात करेंगे। इसमें हम कोई पिल, कोई टैबलेट, कोई ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं कराते। जो हमारी नेचुरल मेथड्स हमारी आती है किसमें, जो नेचुरली अकर करते हैं, मतलब इसमें हम कोई बाहर से कोई प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। तो नेचुरल मेथड्स हम लोग यहाँ पर कि जो नेचुरल मेथड्स हैं वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, कि भाई जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी तो फिर प्रेगनेंसी कैसे आ जाएगी, बर्थ कैसे होगा बेबी का। तो नेचुरल मेथड्स ये जो होता है ये बेस्ड होता है कि भाई यहाँ पर हम ओवम और स्पर्म को ही ना मिलने दें, कि क्यों ना कुछ ऐसा बैरियर लेके आया जाए जिससे ये जो गैमीट्स हैं वही मीट ना कर पाए। गैमीट्स की मीटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, अपने आप ही बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। तो एक मेथड है नेचुरल मेथड में पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ये पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है, आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में याद होगा, मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बताई थी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने बताया था कि जो ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन होने के मतलब 14th डे ओवुलेशन होता है। अब 14th डे ओवुलेशन होके वो सिर्फ 1 दिन तक अलाइव रहता है ओवम, मतलब अगर उसको ओवुलेशन वाले दिन ही अगर स्पर्म मिल गया तो ठीक है, फिर उसके बाद को कुछ होता रहो, क्योंकि उसके बाद वो निकल जाता है। उसके बाद फिर वो स्पर्म कितने मिलते रहो, वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि लाइव ही नहीं बचता, वो अलाइव ही नहीं रहता, ठीक है। तो क्यों ना उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओवुलेशन के आसपास का के जो डेज़ हैं, तो ओवुलेशन ही हो गया। एक्चुअल में हमारी जो 28 डेज़ की साइकिल होती है ना, वो हम सभी फीमेल्स के अंदर एग्जैक्ट नहीं होती है। किसी के अंदर 21 डेज़ की साइकिल होती है, किसी के अंदर 25। तो हम एग्जैक्ट नहीं पता लगा सकते कि भाई हमारी बॉडी में कौन से दिन ओवुलेशन होगा। तो क्यों ना लेकिन हमें ये पता होता है कि भाई ये आसपास के टाइम है जब हमारा ओवुलेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब 28 डेज़ की साइकिल में जो 14th डे है, 14th डे हमें पता है, तो उसके आसपास के जो दिन हैं, मतलब 7 to 14 डेज़ तक, लगभग 7 to 17 डेज़ तक, मतलब 1 हफ्ते तक लगभग, वो बीच का जो ओवुलेशन वाले जो डेज़ हैं, वो बीच का जो 1 हफ्ता है, उस टाइम पर ही हम क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। ओवम उसी टाइम पर फर्टिलाइज होता है। तो उस टाइम पर स्पर्म को अवॉइड किया जाए कि इस टाइम पर हमारी बॉडी में स्पर्म ना आए। तो उस टाइम पर अवॉइड करते हैं क्या, इंटरकोर्स को। तो ये क्या होता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, मतलब पीरियड्स जो हैं हम उसके अकॉर्डिंग क्या करें, एब्सेंस करें इंटरकोर्स की, इंटरकोर्स ना हो। अगर इंटरकोर्स नहीं होगा उस टाइम पीरियड पे तो ओवम को स्पर्म मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जनरली 10 to 7 डेज़, क्योंकि मेंस्ट्रुअल जो फेज़ होता है ना उसमें ओवुलेशन एक्सपेक्टेड होता है 14th डे, लेकिन 1-2 ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, तो वो 1 हफ्ता ही अवॉइड कर दिया जाता है बीच का, जब हमें पता है कि ओवुलेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है एक तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जहाँ पर जब ओवुलेशन का जो टाइम होता है उस टाइम पर कॉपुलेशन ना हो, मतलब इंटरकोर्स ना हो। एक होता है विथड्रॉयल या फिर कोइटस इंटरप्टस मेथड। देखो इसमें नाम से पता चल रहा है, विथड्रॉयल या फिर कोइटस को इंटरप्ट किया जाए, मतलब कि जब इंटरकोर्स हो रहा होता है तो मेल्स को पता चल जाता है कि कब उनका इंसेमिनेशन होगा, मतलब डिस्चार्ज,
जो सीमन होता है जब वो डिस्चार्ज होने वाला होता है ना, तो उनको पता चल जाता है, तो वो उस टाइम पर उसको विड्रॉ कर लें। विड्रॉ मतलब पेनिस को बाहर निकाल ले डिस्चार्ज करने के लिए, पेनिस को बाहर निकाल ले सीमन डिस्चार्ज करने के लिए, और सीमन को बाहर डिस्चार्ज कर दे, इसीलिए इसको बोलते हैं विदड्रॉयल मेथड। विदड्रॉयल मतलब बाहर निकाल लेना, विदड्रॉ कर लेना, कि पेनिस को डिस्चार्ज से पहले बाहर निकाल दे वजाइना से, ठीक है। तो डिस्चार्ज बाहर, या फिर कोइटस इंटरप्टस भी क्यों बोलते हैं इसको, कि इंटरकोर्स को इंटरप्ट करना, बीच में रोकना, कि पूरा नहीं कर पाते हैं वो कोइटस इंटरकोर्स, क्योंकि डिस्चार्ज करने के लिए उनको पेनिस को बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो सीमन है वो बाहर चला जाएगा। सीमन में ही तो स्पर्माधेर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पेनिस है उसको विड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। इजैकुलेशन मतलब जो सीमन का जो बाहर डिस्चार्ज होता है उसको इजैकुलेशन बोलते हैं, और इंसेमिनेशन होता है अंदर सीमन को डालना। तो इंसेमिनेशन नहीं करते हैं, इजैकुलेशन बाहर करते हैं। एक होता है लैक्टेशनल अमेनोरिया। लैक्टेशनल अमेनोरिया नाम में इसका आंसर है। लैक्टेशन मतलब जो मिल्क पीरियड होता है, जो फीडिंग पीरियड होता है, और अमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंसेस, कि जनरली जो फीडिंग पीरियड होता है, मतलब जो नर्सिंग पीरियड होता है ना फीमेल्स में, मतलब बेबी होने के बाद जो फीड कराती हैं, तो लगभग 2-3 महीने तक, वैसे बहुत ज़्यादा होता नहीं है, 2-3 महीने तक ही होता है। उस टाइम पर मेंसेस नहीं आते हैं लेडीज़ में। मेंसेस नहीं आते इसका मतलब ओवुलेशन नहीं हो रहा है, अभी ओवम मैच्योर होके नहीं आया है। तो जब ओवम ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, ओवम नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी वापस से। लेकिन ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव मेथड नहीं होता है, इसी वजह से कई लेडीज़ बैक टू बैक प्रेग्नेंट हो जाती हैं। एग्जाम्पल होंगे आपके पास ऑलरेडी, आपके आसपास में, ठीक है। तो ये जो मेथड्स यहाँ पे बताए गए ना, विड्रॉल मेथड, लैक्टेशनल अमेनोरिया, और जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस था, ये मेथड्स नेचुरल तो होते हैं लेकिन 100% इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, देखो अगर हम लोग बात करें पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की, तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में हमें पता है कि हमारी लेडीज़ की जो साइकिल होती हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, हमें पता नहीं होता है। कई लेडीज़ की ऐसी होती है कि उनकी फिक्स डेट नहीं होती है कि कब उनकी साइकिल आएगी, ठीक है। ऊपर नीचे स्ट्रेस वगैरह का भी बहुत फ़र्क होता है, तो उन्हें ये पता ही नहीं चल पाता है कि उनका कब ओवुलेशन पीरियड है, ठीक है। तो इस वजह से उनको ये नहीं पता चलता कि ओवुलेशन कब हो रहा है, तो वो सेफ्टी तो है ही नहीं वहाँ पर 100%। विड्रॉल मेथड में भी ऐसा होता है कि कई बार जो विड्रॉल मेथड में जो डिस्चार्ज होता है, थोड़ा बहुत जो स्पर्म है वो एक स्पर्म भी काफ़ी होता है। हमें पता है कि अगर एक स्पर्म भी मोटाइल है तो वो भी फर्टिलाइज़ कर सकता है ओवम को, ठीक है। और कई बार जो हमारी जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है ना मेल्स के अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होती है, उसमें स्टोर रहते हैं कई बार जो स्पर्म होते हैं, वो लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होता है। तो लुब्रिकेंट के साथ ही जो स्पर्म है वो बाहर चले जाते हैं पहले, डिस्चार्ज से पहले, तो वो वहाँ पर भी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं होती है 100%, ठीक है। और लैक्टेशन अमेनोरिया में तो होती ही नहीं है, क्योंकि ये भी पीरियड सबके अंदर अलग अलग होता है। किसी किसी के अंदर 1-1 साल तक भी मेंसेस नहीं होते हैं, किसी के अंदर 6 महीने तक नहीं होते, और किसी के अंदर दूसरे महीने में ही मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी इसलिए 100% सेफ्टी पर्पज़ नहीं होते। बस ये है कि यहाँ पर कोई मेडिसिन वगैरह या फिर कोई ऊपर से कोई ट्यूब क्रीम वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट दीज आर नॉट 100% सेफ्टी मैथड्स, यहाँ पर फेलियर के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमने नेचुरल मैथड्स के बारे में बात की। नेक्स्ट हम लोग आर्टिफिशियल मैथड, जिसमें हम लोग बैरियर्स के बारे में बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।